ऐसे डिसऑर्डर्स को क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 क्रिसमस ईव पर ये रिपोर्ट पब्लिश की कि कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी एडम लांजा के जीनोम की सीक्वेंसिंग करेगी और ये डिटेल्स में बताएगी कि एडम लांजा के इस बिहेवियर की वजह क्या है और क्यों आजकल के यूथ में इतना अग्रेशन और वायलेंट आ गया है। लेकिन आज तक कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी ने अपनी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिसिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट रॉबर्ट ग्रीन का ये मानना है कि इस मास मर्डर के लिए एक कॉमन जेनेटिक फैक्टर को ब्लेम करना बेवकूफ़ी होगी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम जो भी एक्ट करते हैं उसके लिए हमारी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देना बहुत ही जल्दबाजी होगी। इस टाइप के केस में हम स्टैटिस्टिक्स से ही थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से कुछ हद तक मास मर्डर करने का क्या रीजन वो हमें पता चल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी मास किलिंग हुई है अभी तक, ज्यादातर मर्डरर्स ने गन का इस्तेमाल किया है। अगर उन्हें गन ना दिया या उन्हें गन ना मिले तो शायद मास मर्डर हो ही ना। यानी हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये कह सकते हैं कि मास मर्डर के लिए गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। गन्स हटा दें तो कभी मास मर्डर होगा ही नहीं। हम ज्यादातर क्रिमिनलिटी और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए बायोलॉजी पर ही डिपेंड रहते हैं। किसी भी इंसान की रिलीजियोसिटी, एनवी या लव के रूट कॉज के लिए हम जेनेटिक्स को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इसके लिए हम डीएनए, जीन और ब्रेन को स्कैन करते हैं। हालांकि ब्रेन स्कैन इंफॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन ये कभी कभी डेफिनेटिव नहीं होते हैं। जॉन वेन गेसी 1970 के दौर में यूएसए का एक सीरियल किलर था। उसने अपनी लाइफ में टोटल 33 लड़कों को मारा था, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और मरने के बाद उसके ब्रेन को निकाल दिया गया, ये पता करने के लिए कि आखिर सीरियल किलर के ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि जो इन्हें सीरियल किलिंग करने के लिए मजबूर करता है। रिसर्चर्स ने जॉन गेसी के ब्रेन के व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों की बराबर स्टडी की, लेकिन किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। जॉन वेन गेसी से पहले 1929 में जर्मनी के सीरियल किलर पीटर कुटन ने 9 लोगों का मर्डर किया था और मर्डर करने की सजा में गवर्नमेंट ने सिर कलम करने का ऑर्डर दिया था। उस टाइम के रिसर्चर्स ने पीटर कुटेन के हेड की स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पीटर कुटेन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसे लोगों का मर्डर करना पड़ा। पीटर कुटेन का ममीफाइड हेड आज भी विस्कॉन्सिन के प्लीज बिलीव इट और नॉट के म्यूजियम में रखा गया है। ह्यूमन बिहेवियर को जीन के थ्रू समझने की डिजायर सिर्फ मर्डर तक नहीं लिमिटेड है, बल्कि इसे आर्टिस्ट, रूलर्स, लीडर के थ्रू भी समझने की कोशिश की गई। रिसर्चर्स ने ये रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि जो फेमस आर्टिस्ट हुए हैं या जो फेमस रूलर हैं और लीडर हुए हैं, उनके जीन में ऐसी क्या खूबी थी या किस जीन की वजह से उनको अपनी फील्ड में इतनी सक्सेस मिली। इसके लिए रिसर्चर्स ने बीथोवन, जॉन लेनन, नेपोलियन और हिटलर के टिश्यू को कलेक्ट करके उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया था और इसको लेकर ब्रिटिश टीवी चैनल 4 ने एक प्राइम टाइम सीरीज भी चलाई थी जिसका नाम था डेड फेमस डीएनए। डेड फेमस डीएनए में लोगों से इस तरह के सवाल पूछे जाते थे जिससे कि लोगों में एक्साइटमेंट है, जैसे क्या मैरिलिन मोनरो अपने डीएनए की वजह से इतनी अट्रैक्टिव थी? क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने इंटेलिजेंट अपने डीएनए की वजह से थे? अडोल्फ हिटलर इविल अपने डीएनए की वजह से था? इन सब का जवाब ना है। आप अपने डीएनए की वजह से इविल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए इविल एनकोड नहीं करता है। रही बात इंटेलिजेंस की, तो डीएनए की वजह से आप में इंटेलिजेंस आ सकती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और कभी कभी इसके लिए जियोग्राफिकल लोकेशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जापान में रहने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर एक जापानीज अमेरिका में रहे तो वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा जितना जापान में रहने वाले लोग हैं। उसी तरह अट्रैक्टिव की बात करें तो ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबको मैरिलिन मोनरो ही अच्छी लगे। जो मेरी नजर में अट्रैक्टिव है वो हो सकता है कि आपकी नजर में ना हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिवनेस के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसे देखने वाला रिस्पॉन्सिबल है कि वो सामने वाली चीज को कैसे देख रहा है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मैरिलिन मोनरो का फिजिकल अपीयरेंस उन्हें उनकी जीन से मिला होगा। उनकी हाइट, उनके बाल, ये सब उनकी जीन का कमाल हो सकता है, लेकिन जीन से आप अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप इविल, ब्यूटी या फिर म्यूजिकल टैलेंट के लिए जीन की सर्च नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तभी हैंडसम होता अगर मेरे अंदर ये पर्टिकुलर जीन होता।
या मेरे अंदर ये पर्टिकुलर जीन नहीं है इसलिए मैं म्यूजिकली टैलेंटेड नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह का कोई जीन ही नहीं है। हमें ये समझना होगा कि डीएनए डेस्टिनी नहीं है। जब आपको अंदर कोई पर्टिकुलर जीन होता है तो वो सिर्फ आपके बिहेवियर को ऑल्टर करता है, आपके अंदर कम्प्लीटली चेंज नहीं करता। क्रिमिनलिटी, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अल्कोहलिक, गे और लेस्बियन, इन सबका कॉज जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। जीन से किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, बल्कि जीन किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर के बारे में प्रोबेबिलिटी बताता है, एक असम्पशन देता है। जीन श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब कभी आप ये न्यूज़ देखें कि साइंटिस्ट ने एक नई जीन डिस्कवर की जो हमारे सेक्सुअल ड्राइव के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो हमारी सेक्सुअल ड्राइव को कम करता है, तो आप पूरी तरह उस न्यूज़ पर और उस रिसर्च पर पूरी तरह से ट्रस्ट मत करिएगा। A short introduction to the future of mankind. सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एक्समैन, ज्यादातर लोगों ने इन सुपर हीरोज की मूवी देखी होगी। इन सब सुपर हीरोज में सुपर नेचुरल पावर होती थी और अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके ये ह्यूमैनिटी को बचाते थे। अगर आपका साइंस में या फिर इन सुपर हीरोज में डीप इंटरेस्ट है तो आपने एक बार ये जरूर सोचा होगा कि काश इनके जैसे ही सुपर पावर हमारे अंदर भी होती। काश हम भी जब मन चाहे उड़ जाते, जब मन चाहे गायब हो जाते और जब मन चाहे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि आखिर सुपर हीरोज में ये पावर आती कहाँ से है। इसका सीधा जवाब यही है कि सुपर हीरोज में जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन का यही मतलब है कि जीन में मॉडिफिकेशन करना, और हम भी जीन म्यूटेशन करके अपने अंदर सुपर नेचुरल पावर डेवलप कर सकते हैं। सही मायने में देखा जाए तो हमारा जीन म्यूटेशन होता रहता है। एक ऐसा टाइम था जब इंसान अपने खाने को कच्चा ही खा जाता था। टाइम बदलता गया, इंसान ने कुकिंग करना सीख लिया और कुक कर कर ही खाने लगा, क्योंकि उस वक्त हमारी जीन में म्यूटेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से जो एंजाइम कच्चे खाने को डाइजेस्ट कर लेता था उसे डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टीज होने लगी। अगर हम बीमारियों की बात करें तो पहले ऐसी कई बीमारियां थी जो हमारी जान ले लेती थी, लेकिन आज की डेट में वो बीमारियां उतनी डेडली नहीं हैं जितनी पहली थी। पहले चिकन पॉक्स से लाखों लोग मर जाते थे और ये एक बहुत बड़ी पैंडेमिक हुआ करता था, लेकिन अब चिकन पॉक्स एक नॉर्मल सी बीमारी है जो कुछ दिन में ठीक हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जीन में म्यूटेशन हो गया। इसी तरह मलेरिया, स्कर्वी, प्लेग, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो डेडली थी, लेकिन अब इन्हें इतना डेडली नहीं माना जाता। हालांकि इसके लिए मेडिकल डेवलपमेंट को भी क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान ने इन बीमारियों को झेलना अच्छी तरह से सीख लिया है, और ऐसा सिर्फ जीन म्यूटेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। जीन म्यूटेशन अपने आप होता है और इसके लिए क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत मायने रखती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो जीन म्यूटेशन पर काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जीन म्यूटेशन से कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और ह्यूमन वो चीज अचीव कर लेगा जिसके लिए वो सिर्फ सपने ही देखता था। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि क्या ह्यूमन लिम्स को वापस लाया जा सकता है। लिम्ब का मतलब आपकी बॉडी पार्ट जैसे हाथ या पैर। अगर आपके पैर नहीं या हाथ नहीं है तो आप इस डिस्कवरी को लेकर होपफुल रह सकते हैं। जिस तरह से लिजर्ड में लिम्ब आ जाते हैं, क्या ऐसा ह्यूमन में पॉसिबल है? साइंटिस्ट लिजर्ड के उस जीन पर रिसर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके लिम्ब्स वापस आ सकते हैं, और ये इंसान पर कितना सक्सेसफुल होगा ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इंसान पंछियों की तरह उड़ सकता है। वैसे अगर हम लिम्ब्स की बात करें तो ओवर द ईयर्स हमारा लिम्ब इवॉल्व हुआ, इसमें कई सारे चेंजेस आए हैं और लिम्ब का जीन ज्यादातर एनिमल्स में सेम ही होता है। बैट्स और बर्ड्स दोनों के फेदर यानी पंख फंक्शनली सेम ही हैं, लेकिन दोनों का ही एवोल्यूशन अलग अलग रूट से हुआ है और इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अरबों सालों पहले डायनासोर के फोर आर्म्स बदलने लगे थे। इन चेंजेस की वजह से उनकी हड्डियां काफी हल्की और खोखली हो गई थी, जिसकी वजह से वो ग्लाइडिंग करने लगे थे। रिसर्चर्स की माने तो डायनासोर के पास हमेशा से पंख रहे हैं, लेकिन उन्हें उड़ना नहीं आता था। यहाँ तक डायनासोर की सबसे बड़ी स्पीशीज टायरानोसोरस रेक्स के पास भी पंख था, लेकिन कभी इसने उड़ने की कोशिश नहीं की। ठीक उसी तरह जैसे हमारी बॉडी में भी टेल बोन होती है, लेकिन आज तक हमने कभी भी टेल बोन का यूज नहीं किया है। रिसर्चर्स के हिसाब से पहले कई सारे मैमल्स डायनासोर का ही पार्ट थे, लेकिन लाखों साल पहले मैमल्स ने डायनासोर से खुद को अलग कर लिया था। अगर हम बैट की बात करें तो बैट की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास पंख ही नहीं होते हैं, लेकिन
वो अपने लिम्ब की हेल्प से उड़ सकते हैं। हालांकि बैट और बर्ड्स दोनों के पास एक ही जैसी बोन्स यानी